साथियों, आज हम ये जो क्लास ले रहे हैं इसमें आप हिंदी पूरी करेंगे, यानी पीटीईटी परीक्षा जिसके अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो हम हिंदी इस प्रकार करेंगे कि रिवीजन भी हो जाए और पूरी हिंदी आपको कवर हो जाए। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हिंदी के अंदर आपको 150 नंबरों में से 145 नंबर तक आप आसानी से ले लेंगे। ये मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको अच्छी तरह से देखो। आप इसको इससे बाहर हिंदी में कुछ नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देके कहता हूँ। तो सबसे पहले अपने चलते हैं हिंदी के अंदर। सबसे पहली बात आती है भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा तो भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। और धातु क्या होती है? धातु मूल भाषा में, मूल भाषा यानी प्रत्येक भाषा है उसकी एक मूल भाषा होती है। जैसे हिंदी भाषा की मूल भाषा संस्कृत भाषा है, तो इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उसकी मूल भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना, यानी भाषा है। भाषा की परिभाषा कैसे बनेगी अब आप देखते रहना। भाषा है वो भाष धातु से बना, ठीक है, भाष धातु से बना। अब भाषा है धातु से बना। इसमें जो भाष है इसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। अच्छा, विचार क्या होता है? विचार होता है वो होता है मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। अध्वन्यात्मक मन की अध्वन्यात्मक इकाई होता है। अध्वन्यात्मक मतलब होता है अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक, यानी अ यानी नहीं है, ध्वनि मतलब आवाज़, आत्मक यानी स्वरूप लिए हुए। ठीक है, तो अब आती है भाषा की क्या परिभाषा होती है। भाषा की परिभाषा हम इस प्रकार देखते हैं कि इसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह एक साइड में है, दूसरी साइड में एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है। अब इन दोनों समूह या दो व्यक्तियों के मध्य, इन दोनों समूहों के मध्य जो समझ भाव विचार का आदान प्रदान हो, वह जिस माध्यम से होगा वह भाषा कहलाएगी। ठीक है, और भाषा की विशेषता क्या होती है? भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। ठीक है, लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी होगी कि भाषा में बोलने की योग्यता जन्मजात होती है, यानी व्यक्ति जो बोलने की योग्यता वो तो जन्मजात होती है, लेकिन क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है आदि अर्जित किया जाता है। ठीक है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का विकास है वो 1050 विक्रम संवत से माना जाता है। तो यदि कोई अंतिम स्वरूप होता तो वह भाषा अभी तक सिमट कर रह जाती, यानी कि वहीं तक सिमट कर रह जाती, उसमें अन्य शब्द नहीं जुड़ जाते और वह बदलते ही नहीं, जिसके कारण हम आज भी वही भाषा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी अंतिम स्वरूप भाषा का नहीं होता है। आगे आता है भाषा होती है ये परिवर्तनशील होती है। इसके बाद आता है भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप में आपको पता होना चाहिए हिंदी के अंदर मानक वर्ण है वो 56 माने गए हैं। इसके बाद आता है भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की होता है। हमेशा याद रखना, भाषा बालक जब सीखता है तो पहले उसे कठिन लगती है, लेकिन वो जब सीख जाता है तो वह सरल हो जाती है। तो भाषा का स्वरूप होता है वो हमेशा कठिन से सरल की ओर होता है। ठीक है, और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है? भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोविज्ञान के रूप में भाषा कैसे सीखते हैं। तो इसके लिए 3 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर। पहली है जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, तत्परता। और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जानने की इच्छा रखने वाला वो तो होता है जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखना तो होता है जिज्ञासा। आगे आता है अनुकरण। अनुकरण यानी क्रिया को हूबहू करना। जैसे प्रार्थना बोलते हैं हम स्कूलों के अंदर, तो उसमें स्वराघात बलाघात तो सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अभ्यास द्वारा, यानी जानबूझकर कोई क्रिया अगर बार बार करते हैं, अगर कोई क्रिया जानबूझकर बार बार करते हैं तो वह क्या है? अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास रहता है वो उपयोगी चीज़ का ही होता है। ठीक है, अनुपयोगी चीज़ का हम अभ्यास इतना नहीं करते हैं। बात आगे आती है कि करते करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अब ये पंक्ति है किसकी? आप सुनते तो बहुत हो कि करते करते के अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरियावत जात शिल्प पढ़ निशान, लेकिन ये पंक्ति है किसकी? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये अलग से बात है, ये कवि वृंद की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, आगे आता है
कि भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ था। तो सीखने के कौशलों का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, यानी उसी क्रम में भाषा का विकास होता है। यानी कि यही LSRW यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, R यानी राइटिंग है, W यानी राइटिंग, रीडिंग राइटिंग। इसका सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो योग्यता होती है, सुनना और बोलना ये योग्यता होती है जन्मजात, और लिखना पढ़ना और लिखना ये होती है अर्जित। ठीक है। अब संस्कृत के अंदर से कहते हैं शुभोपली ये तो बोल देते हैं हिंदी में, और सर्वपल्ली बोलते हैं संस्कृत में, और LSRW बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने इंग्लिश में। ठीक है। अब आता है विशेष क्या है। विशेष बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मारिया मोंटेसरी थी, उसने कहा था कि आप LSRW के स्थान पर LSWR लगाना चाहिए, यानी सबसे बाद में पढ़ना सिखाना चाहिए, पहले लिखना सिखाना चाहिए। ठीक है। भाषा के प्रकार। अब भाषा आपको पता होना चाहिए कि भाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा, एक होती है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा होती है वो बोलकर तो व्यक्त की जाती है और सुनकर ग्रहण की जाती है। ठीक है। इसके अंदर आप देखते हैं जैसे रेडियो है, रेडियो वो बोल रहा है तो आप उसे कैसे ग्रहण करें, सुनकर ग्रहण करें। प्रत्यक्ष में आपके साथ कोई मित्र बात कर रहा है तो आप उसको सुनकर ग्रहण कर रहे हो। सबसे सरल भाषा होती है ये, यानी मौखिक भाषा होती है। इसको व्यक्त करना भी आसान और सुनना भी आसान, तो ये सबसे सरल भाषा होती है और उच्चारण का अर्थ समझ में आ जाता है। ठीक है। इसके बाद में आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा है, इसको हम लिख कर व्यक्त करते हैं, और लिख कर व्यक्त की गई सामग्री को कोई भी व्यक्ति होगा वो उसे पढ़कर ग्रहण करेगा। ठीक है। लिखी हुई सामग्री को पढ़कर ग्रहण करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे हमारे यहाँ पत्र पत्रिकाएँ आती है, पाठ्य पुस्तकें आती हैं, ये सभी हम क्या है लिखित में होती है, और हमें इस वजह से पढ़कर इसके अंदर का अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि यह जो लिखित भाषा है वह सरल भी होती है और कठिन भी होती है। अब आपको दोनों कैसे, ये बात है कि सरल होगी वो इसलिए होगी क्योंकि जिसको पढ़ना लिखना आता है उसके लिए सरल है, और जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है उसको कठिन है। ठीक है। पढ़ना लिखना आता है तो सरल है, और नहीं आता तो क्या होती है, कठिन होती है। अब बात आती है तीसरी बात यह है कि सांकेतिक भाषा। इसमें केवल इशारे होते हैं, जैसे यातायात कर्मी है, एम्पायर है, एम्पायर अपना इशारा कर देता है, यानी आउट है तो जो छक्का लगा तो ये वगैरह वगैरह। ठीक है। तो सबसे कठिन भाषा माना जाता है सांकेतिक भाषा को। और सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन कैसे क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि संकेत किसी निश्चित नहीं होते हैं, यानी संकेत निश्चित नहीं होते हैं। यानी कि अब हम ये सोच रहे हैं कि हाँ ये संकेत इससे संबंधित है, लेकिन हो सकता है वही संकेत किसी और क्षेत्र में अलग किसी और अवस्था के लिए प्रयोग किया जाता हो। ठीक है। इसके अलावा अब आपको मैं बताता हूँ जो जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन फाटक पर कोई अब चिन्ह देखते हैं तो क्या वह लिखित भाषा होगी क्या, नहीं, वो एक सांकेतिक भाषा होगी। अब गाड़ियों के से हॉर्न हमें सुनाई देता है, यानी मैं सुन सकता हूँ, तो वह क्या मौखिक भाषा होगी, नहीं, वो भी एक सांकेतिक भाषा होगी। कारण क्या है, कारण यह है कि जब तक हम किसी स्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तब तक कोई सार्थक ध्वनि बोलने को न मिले तब तक आने वाली हर प्रकार की आवाज़ हमारे लिए सांकेतिक भाषा होगी। अब सार्थकता को छोड़कर सभी ध्वनि या संकेत सांकेतिक भाषा ही होगी, फिर चाहे वह हूँ हाँ हूँ वगैरह ही क्यों ना हो। ठीक है। तो ये बात होगी अपने। अभी तक हम देखी हिंदी भाषा के बारे में, तो हिंदी भाषा की थोड़ी सी जानकारी और है। तो हिंदी भाषा की हम देखते हैं 3 प्रकार की जानकारी। एक तो होती है ऐतिहासिक जानकारी, एक देखते हैं भौगोलिक जानकारी, एक देखते हैं राजनीतिक जानकारी। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक जानकारी। ऐतिहासिक जानकारी क्या है, ऐतिहासिक जानकारी ये है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संसार में जगत जननी भाषा संस्कृत को माना गया है। संस्कृत भाषा को मूल भाषा माना गया है। संस्कृत 2 रूप में थी, एक तो वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद उपनिषद पुराणों की रचना की गई थी। लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा यानी सामान्य लोगों द्वारा बोली जाती थी। और जो वैदिक संस्कृत थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन भाषा परिवर्तनशील होती गई, और ये लौकिक संस्कृत है वो परिवर्तित होती गई। और इसका जो आगे का स्वरूप निकला वो निकला था पाली भाषा का। पाली भाषा में कौन सा लिखा गया था, बौद्ध धर्म
वो प्रचलित में था और इसमें त्रिपिटकों की रचना की गई थी। फिर आई थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के अंदर जैन धर्म प्रचलन में था, उसमें आगम लिखे गए थे। इसके बाद में आता है प्राकृत भाषा के बाद में अगला रूप इसका बना था, वो बना था अपभ्रंश भाषा। अब अपभ्रंश भाषा क्या होता है कि भाषा कि इसके अंदर ये होता है कि भाषा शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप प्रारंभ हो जाता है। जैसे रामेश्वर है, रामेश्वर को रामेश्वर कहा जाने लगा, ठीक है। और अपभ्रंश में ही एक धारा और निकली जिसको बोलते हैं शौरसेनी, और शौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का निकास हुआ है, ठीक है। अब आपको सुनाएगा क्या आएगा कि यानी कि हिंदी भाषा का निकास हुआ है, तो सबसे पहले तो संस्कृत ऑप्शन में तो संस्कृत करना है, और संस्कृत के बाद में अगर अपभ्रंश भी दे रखा है तो अपभ्रंश करना है, अगर अपभ्रंश के अलावा शौरसेनी भी दे रखा है तो शौरसेनी करना होगा, ठीक है। यानी कि जो सबसे नज़दीक होगा उससे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अपभ्रंश दे रखा है, संस्कृत दे रखा है, शौरसेनी दे रखा है, तो आपको शौरसेनी करना होगा, क्योंकि शौरसेनी हिंदी भाषा के सर्वाधिक नज़दीक है, ठीक है। आगे देता है भौगोलिक दृष्टिकोण से, यानी भारत देश का जो मध्य भाग है वो गंगा यमुना का मैदानी भाग है। राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा, चंडीगढ़ या छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि के अंदर भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। संवैधानिक रूप में इसलिए क्या देखा जाता है, यहाँ से एक हो सकता है प्रश्न आ जाए। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो संविधान की अनुसूची 8 में भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाषा संबंधी क्या प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि आपकी भाषा है वो 22 भाषा होगी, जिसमें एक हिंदी भी एक भाषा है। राजभाषा का दर्जा दे रखा है हिंदी को। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दे रखा है। अब कुछ शब्द देखो जिन्हें आप ये देखते हैं कि बोली क्या होती है। बोली होती है एक सीमित क्षेत्र की, ठीक है। इसके बाद में आती है भाषा। क्या होती है भाषा? होती है वो बोली का व्यापक रूप होती है, ठीक है। अब मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा यानी जो माता के मुख से विस्तार या परिवार, समाज, विचार, अभिव्यक्ति से होता है, तो ये होती है मातृभाषा। यानी कि अपने परिवारजनों से जो बालक सीखता है, अभिभावकों से जो भाषा सीखता है, वह भाषा मातृभाषा होती है। इसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा का होता है राज कार्यों के लिए जो प्रयोग की जाती भाषा है उसे राजभाषा कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि शासन संबंधी जितना भी भाषा का प्रयोग होता है वो पूरी राजभाषा को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ये होती है कि यानी कि राष्ट्र की अधिकांश जो जनता द्वारा प्रयोग में की जाने वाली भाषा है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? जब दो देशों के मध्य भाषा का जैसे व्यापार होता है, दो भाषा का लेन देन होता है। लेन देन यानी कि विचारों की व्यक्ति उनमें जुड़ती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। जैसे अब नॉर्मल देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है, ठीक है। अभी ये आता है कि जैसे ये महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना चाहिए कि अब हम व्याकरण की और देखिए। पहले आपने भाषा सीखी, भाषा क्या है, हिंदी भाषा का निकास कैसे हुआ था वो देखा, और इसके अलावा जो भाषा के किस किस प्रकार के ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ वो देखा था। अब हम देख रहे हैं कि भाषा यानी हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, अब वो प्रश्न वो क्षेत्र है हम वो देखते हैं, ठीक है।